हाय फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम तैयार करने जा रहे हैं बाकी के डायमेंशंस जो पिछली क्लास में हमने नहीं किए थे। 11th क्लास की फर्स्ट बुक के डायमेंशंस हमने लास्ट क्लास में किए थे, कुछ बच गए थे, उनको आज हम इस क्लास में तैयार करेंगे। तो आज के वीडियो में हम 11th क्लास के रिमेनिंग जो डायमेंशंस हैं वेरिएबल्स के, वो कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहला, जो लास्ट क्लास में एक चीज़ हमारी रह गई थी, वो था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, जिसको हम पढ़ते हैं F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जो कैपिटल G होता है, जो यहाँ कैपिटल G हम देख रहे हैं, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू लेते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अगर इसकी निकालनी हो तो क्या करेंगे, आर स्क्वायर ऊपर और एम स्क्वायर नीचे, तो एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। एफ अगर याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने लिखा था एम ए से, या एल की, ए की, एम की डायमेंशंस रख दें तो ये आता है m1 l1 t-2। सारी वैल्यूज अगर इसमें हम पुट कर दें तो एफ की जगह आएगा m1 l1 t-2, आर स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर, एम की जगह एम स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो ऊपर आएगा m-1 l3 t-2। कई एग्जाम्स में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको कैपिटल जी से हम लिखते हैं, इसकी डायमेंशन पूछी जाती है, तो याद रखेंगे एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर से हम ये निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल्स टू Gm1m2 बाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट आते हैं 11th क्लास की सेकंड बुक में। जब हम आते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे काम में आती है, फ्लूइड मैकेनिक्स नाम का एक चैप्टर है, जिसमें एक टॉपिक हमारे सिलेबस में आता है जिसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। जब दो लिक्विड लेयर एक दूसरे पे फ्लो करते हैं तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। ईटा से इसको लिखते हैं, और इसका एक फॉर्मूला बुक में आता है, एफ इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। एफ इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। यहाँ ईटा जो है इसको विस्कोसिटी बोलते हैं। तो अगर ईटा से हम डायमेंशन निकालना चाहें तो ईटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एफ ऊपर आएगा और 6 पाई आर वी नीचे आएगा। 6 पाई कांस्टेंट है तो इसको लिखने का मतलब है नहीं, आर और वी आएगा। एफ फिर से फोर्स m1 l1 t-2, याद रखना है फोर्स को 1 1 -2 से लिखते हैं, तो m1 l1 -2, आर की जगह l1 आएगा। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड होती है, l अपॉन टी, तो इसकी जगह लिख सकते हैं l1 t-1। l1 से l1 कैंसिल होगा तो फाइनल डायमेंशन आएगी m1 l-1 t-1। आमतौर पे जितने भी एग्जाम होते हैं, मैक्सिमम चांसेस उसमें विस्कोसिटी की डायमेंशन पूछने के आते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि जो इसका मेन फॉर्मूला है वो अलग है। ये तो हमने शॉर्टकट के लिए इस फॉर्मूले को ले लिया। आमतौर पे विस्कोसिटी यूं याद नहीं रहता है। विस्कोसिटी की यूनिट पोइज होती है और इसकी डायमेंशन हमने यहाँ पे निकाली m1 l-1 t-1। आगे चलते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे आता है प्रेशर। P से इसको लिखते हैं और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। प्रेशर को क्या लिखते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। तो P का फॉर्मूला लेते हैं F अपॉन ए। F फिर से क्या है, फोर्स है। प्रेशर की यूनिट लेते हैं पास्कल, तो फोर्स क्या होगा m1 l1 t-2। मैंने आपको बताया फोर्स को आप डायरेक्ट याद रखेंगे, m1 l1 t-2, एरिया l2, डायमेंशन क्या आएगा m1 l1, ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो m1 l-1 t-2। सेम इसी के जैसे आता है स्ट्रेस, जिसको टो से लिखते हैं। इसका भी फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फर्क सिर्फ इतना है, प्रेशर एक एक्सटर्नल वेरिएबल है, जबकि स्ट्रेस जो है वो इंटरनल प्रॉपर्टी है। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से जो चीज जनरेट होती है वो स्ट्रेस है, बाहर से जो अप्लाइड होती है वो प्रेशर है। सेम यूनिट आएगी m1 l1 t-2। जब वैल्यू रखेंगे तो आएगा m1 l-1 t-2। याद रखेंगे प्रेशर के जैसी सेम यूनिट किसकी होती है, स्ट्रेस की होती है। क्यों, फॉर्मूला सेम है, सिर्फ इतना डिफरेंस है, जहां एक एक्सटर्नल वेरिएबल है वहीं दूसरा इंटरनल वेरिएबल है। इसके बाद में नेक्स्ट एक यूनिट आती है हीट, जिसमें 2-3 रूल हमारे सामने आते हैं, उन सबको यहां हम देखेंगे। सबसे पहले हीट में लेते हैं प्लांक कांस्टेंट आता है।
एक सिंपल सा फॉर्मूला जो फिजिक्स में आमतौर पे यूज में लिया जाता है उसको बोलते हैं E इज इक्वल्स टू एच न्यू। एच को बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट। तो एच की डायमेंशन लेनी हो तो क्या लेंगे, E बाई न्यू। ई है एनर्जी जो जूल में लिखी जाती है। जूल में और किसको लिखते हैं, वर्क को लिखते हैं। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बार बार काम में आएगा। फोर्स की फिर से m1L1T-2, m1L1T-2। डिस्प्लेसमेंट को L1 से लिख देंगे, साइड में बचा न्यू। फ्रीक्वेंसी जो होती है इसको लिखते हैं साइकिल पर सेकेंड से। यहां जो न्यू आप देख रहे हैं ये न्यू होता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, मीन्स 1/t। एक सेकेंड में कितने साइकिल कंप्लीट हुए, 1/t। तो अगर t को ऊपर लिखेंगे तो t-1 होगा। अगर इस वैल्यू को फॉर्मूले में रख दें तो डायमेंशन आएगी m1L2T-1 हो गया, L1L1L2 हो गया, t-1। ये था प्लांक कांस्टेंट। इसी तरह हीट में एक दूसरा रूल आता है जिसको हम किरचॉफ लॉ ऑफ कंडक्शन बोलते हैं। याद है, किरचॉफ लॉ ऑफ कंडक्शन में यह बताया जाता है कि किसी ऑब्जेक्ट से जो यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में हीट फ्लो होती है वो Q/AT इज इक्वल्स टू KA/dT/dx होता है। वहां एक K कॉन्स्टेंट आता है जिसको थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। किरचॉफ लॉ है Q/T इज इक्वल्स टू KA/dT/dx। K है किरचॉफ लॉ। अगर इसकी डायमेंशन लेना चाहे थर्मल कंडक्टिविटी K की अगर आप डायमेंशन लेना चाहे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, QdX/TAdt। Q क्या है, जूल। जूल में क्या होता है, वर्क। और वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखेंगे, m1L1T-2 इंटू L1। तो वर्क की जगह क्या लिख सकते हैं, m1L2T-2 इंटू dx है लेंथ। तो क्या लिखेंगे, L1। L1 जो है ये डिस्टेंस के लिए लिखा है, dx के लिए, अपॉन t है टाइम, T1 एरिया है, L², dt है टेम्परेचर तो केल्विन। L2 से L2 कैंसिल, बचेगा क्या, m1L1T-3। अब ये 1 माइनस ऊपर जाएगा तो -3 एंड K-1। दिस इज थर्मल कंडक्टिविटी। एग्जाम में इन्हीं में से कोई एक हमसे पूछा जाएगा। किरचॉफ लॉ के बाद में जो नेक्स्ट लॉ आता है उसको हम बोलते हैं स्टीफन्स लॉ। स्टीफन लॉ में यह बताया जाता है Q/AT इज इक्वल्स टू सिग्मा T⁴ होता है। Q क्या है, हीट है, A है एरिया, लो है Q/AT इज इक्वल्स टू सिग्मा T⁴। तो सिग्मा क्या होगा, Q/AT इंटू T⁴। Q क्या है, हीट है जिसको आप जूल से लिखते हैं। जूल में किसको लिखेंगे, वर्क। वर्क का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, m1L1T-2। हर फॉर्मूले में वर्क और फोर्स काम में आ रहा है। तो वर्क की यूनिट क्या आएगी, m1L1T-2, डिस्प्लेसमेंट L1 अपॉन एरिया होता है L², T टाइम, टेम्परेचर को केल्विन की पावर 4 से लिख देंगे। तो सिग्मा की डायमेंशन क्या आएगी, m1 हो गया, L 1 ऊपर 2 नीचे कैंसिल, T ऊपर गया -3, K-4। ये सब लो भी याद हमें रखने हैं। डायमेंशन हम इन लो की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो सिग्मा की डायमेंशन है m1L0T-3 K-4। इसके बाद में आता है वीन्स लॉ। वीन्स लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वीन्स लॉ हमारे काम में कहाँ आता है, इससे हम सन का, मून का, अलग अलग ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। लॉ है लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल्स टू B/T। यहाँ जो B है इसको वीन्स कांस्टेंट बोलते हैं। तो क्या आएगा, लैम्डा मैक्सिमम इंटू T। T टेम्परेचर है और लैम्डा वेवलेंथ है। तो लैम्डा की यूनिट क्या होगी, L1, क्योंकि ये डिस्टेंस है। टेम्परेचर क्या है, केल्विन में है। तो डायमेंशन एग्जैक्ट क्या लिखा जाएगा, m0L1T0 K1। दिस इज डायमेंशन ऑफ वीन्स कांस्टेंट। ठीक है। इसके बाद भी कोई छोटी मोटी चीजें बच जाती है, जैसे अगर हमसे पूछ लिया जाए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हमने स्ट्रेस तो अभी पढ़ लिया था, लेकिन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अभी हमने नहीं पढ़ा था। इसके लिए एक हुक्स लॉ काम में आता है, याद होगा। हुक्स लॉ हमें यह बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या रिलेशन। स्ट्रेस जिसको हम टो से लिखते हैं उसका फॉर्मूला होता है F/A। दूसरी चीज स्ट्रेन जिसको हम E से लिखते हैं, इसके फॉर्मूले होते हैं ΔL/L। लीनियर स्ट्रेन ले सकते हैं, ΔV/V।
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ले सकते हैं डेल्टा डी बाई डी, मीन्स चेंज इन एनी प्रॉपर्टी अपॉन ओरिजिनल इज स्ट्रेन। ये हमेशा यूनिटलेस डायमेंशनलेस होता है, मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है स्ट्रेन की पूछे तो। हुक्स लॉ हम पढ़ते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और फाइनली आता है टो इज इक्वल्स टू वाई। तो यहां से y इज इक्वल्स टू क्या आएगा, टो अपॉन ई का कोई यूनिट है नहीं, तो टो की जो एग्जैक्ट यूनिट है वो सेम किसके लिए आएगी, y के लिए। टो होता है f अपॉन ए, f क्या है m1 L1 t माइनस टू, अपॉन एरिया किससे लिखेंगे L2 से। तो y या यंग्स मॉडुलस की भी यूनिट वही आएगी जो टो की होती है, m1 L माइनस वन t माइनस टू। एग्जैक्ट कैसे आई है प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, इसको यहां से आप देख भी सकते हो। जो चीज बच गई है 11th में से ऑलमोस्ट जितने भी डायमेंशन होते हैं वो सारे मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। 11th की फिजिक्स की फर्स्ट और सेकंड बुक में से जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं वो सारे मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। इनको आप अच्छे से देख लें, एक बार, दो बार, तीन बार समझ लें। एग्जाम में डायमेंशन जब आएगा तो एक वीडियो हम 12th क्लास के लिए तैयार करेंगे, इनमें से ही आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको आगे के वीडियोस के लिंक अपने आप मिलते रहें। नोटिफिकेशन में ऑल को जरूर दबाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।